गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से आज इतिहास का क्लास शुरुआत करते हैं। चूंकि कई दिनों क्लास डिस्टर्ब रहा आप लोगों का, चूंकि आप लोगों को हमने टाइम दिया था कि आप जैन धर्म बौद्ध धर्म, चूंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग रिवीजन भी करके आए होंगे। अगर पूछ के देखे तो आप बता भी सकते हैं। नहीं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप हम लोगों को दिया जाए। नहीं, सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने अध्ययन किया वह क्या क्या पढ़ा। शुरुआत में सबसे पहले क्या पढ़े आप लोग बताइए। सबसे पहले जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों ने शुरू किया था कौन सी सभ्यता से? सिंधु सभ्यता। यही से ना क्लास शुरू हुआ था। देखिए हम लोग प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल तो पाषाण युग के नाम से जाना गया, जिसमें पत्थरों का युग होता था, जिसमें मनुष्य जो था वह मुख्य रूप से आखेटक हुआ करता था, शिकार करता था, नहीं और घुमंतु था और नंगा रहा करता था। सभ्यता नाम की कोई चीज उस समय नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद में जब उसी में चूंकि पत्थरों का युग ज्यादा होता था, इसीलिए उसको पाषाण युग के नाम से जाना गया। और पाषाण युग जो था उसको कितने भाग में बांटा गया था? कितने भाग में पाषाण युग को? 3 युग में। नहीं, पत्थरों का युग ज्यादा होने के कारण पाषाण युग कहा गया, उसको 3 युग में बांटा गया। एक को कहा गया पूर्व पाषाण काल, तब मध्य पाषाण और उसके बाद नव पाषाण। और नव पाषाण काल के बाद एक प्रयोग हुआ था कांसा का। किसका प्रयोग हुआ था? सॉरी, कांसा का नहीं, ताम्र का। किसका हुआ था? ताम्र का। इसीलिए ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तांबा और पत्थर का यूज होता था। उसके बाद जब आपने सिंधु सभ्यता पढ़ लिया, सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक था? तो सिंधु सभ्यता जो आप लोगों ने पढ़ा वह कहां से कहां तक? 2350 से लेकर लगभग 1750 को या 1700 को, कहीं कहीं लिखता है 2500 से लेकर 1750 तक, यही ना? 1750 ईसवी ईसा पूर्व तक। और जब सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी बच्चे लोग? शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इस समय विकास ज्यादा हो गया था, लोगों में उद्योग धंधे भी लगाना सीख गए थे। नहीं, चूंकि इस समय लोहा का उपयोग होता था कि नहीं होता? सिंधु सभ्यता कांसा का प्रयोग होता था। लोहा से तो ये लोग अनभिज्ञ थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जब ये समाप्त हुआ 1750 में, तो इसके बाद एक सभ्यता है जिसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को। इसकी शुरुआत कब से होती है? वैदिक काल की शुरुआत 1500 से लेके और 600 ईसा पूर्व तक होती है। यही तक ना आपने पढ़ा है। 200 साल करीब करीब 250 साल जो था गैप था, क्योंकि उसको फिर जब बाढ़ उड़ से दह गया तो उसको फिर सजाने में टाइम लग गया। नहीं, उसके बाद जब वैदिक काल, तो वैदिक काल कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण, यानी पिछड़ा हुआ था। चूंकि इतना बड़ा तबाही होगा तो क्या होगा? उसको तो पिछड़ेगा ना। जैसे अभी आप सभी को पता कि जिस तरीके से कोरोना का, कोविड-19 का प्रभाव था, ऐसे ही भारत का हालात खराब थे। और कोविड-19 ने और क्या कर दिया? पूरा आर्थिक स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया। अब इसको बनाने में तो लग जाएंगे 10 साल 12 साल। जो नष्ट हुआ है कोरोना से, उसको 10 साल 12 साल नहीं। तो उसी तरीके से सिंधु सभ्यता जब नष्ट हुआ, आपदा जब आ गई, तो उसके बाद करीब करीब 250 साल लग गए। यहाँ 1750 में समाप्त है और 1500 में जाके सभ्यता शुरुआत हुई। इसका मतलब बीच के काल सजाने में लग चुका है, नहीं उसको पूरा करने में। और वैदिक काल जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद आप जब आते हैं तो यही से बीच में हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, ये सब बीच में एंट्री मारा था। लेकिन रियल में इसके बाद कौन सा काल आता है? तो इसके बाद शुरू हो जाता है महाजनपद काल। कौन काल हो जाता है? महाजनपद। अब महाजनपद की काल यहाँ देखो 6ठी शताब्दी है, तो ये शुरू हो जाएगा लगभग 600 ईसा पूर्व में शुरू होगा। कब शुरू हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। जिसमें महाजनपद में अगर हम बात करें तो इसमें अब आपके मन में आता होगा कि सबसे पहले हमको यह बताइए कि महाजनपद होता क्या। तो उसके पहले हम आपको ले चलते कहां की ओर? जनपद समझते। आखिर जनपद क्या होता है? जनपद क्या होता है? जन का अर्थ होता है लोग। जन का अर्थ क्या होता है? जनपद को अगर कहा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना जन और पद। जन यानी लोग, जन यानी लोग, पद यानी पैर। जहां जहां पैर पड़ा वहां वहां लोग। इसका मतलब क्या था कि जनपद वह जगह था जहां पे लोग आकर बसे। लोग क्या हो गए? यानी जनपद जो होता है कि जहां लोग आकर बस गए, उस जगह को क्या कहा गया? जनपद। यानी जहां लोग आकर बस गए, जहां लोग आकर बस गए, वही क्या कहलाया? उस जगह को जनपद कहा जाता है। उस जगह को जनपद कहा जाता है ना। अब सवाल उठता है कि जहां लोग आकर बस गए उसको तो जनपद कह गए, लेकिन जब लोग आकर बसा तो शुरुआत में तो छोटे छोटे रूप में होगा।
यहाँ पे 150, 200, 300, 400 ऐसे ही ना लोग होंगे, छोटा छोटा समूह में होगा, क्या बहुत बड़ा तो नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि जनपद ही जब विकसित होके बड़ा हो गया, यही जनपद जो था, देखो कोई भी जगह है तो लोग आएंगे तो धीरे धीरे तो विकास करेंगे, और विकास करेंगे तो क्षेत्र भी तो बढ़ेगा, और क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं। तो जनपद जो था जब क्या हुआ, विकसित होकर, जनपद जब क्या होकर, विकसित होकर क्या बन गया, बड़ा क्षेत्र बन गया। क्या बन गया, बड़ा क्षेत्र बन गया। जैसे यही बसंतपुर है, बसंतपुर में पहले कुछ ही घर होंगे, 10 को 20 को घर होगा, आज पूरा के पूरा बसैले शहर लेखा ना बसा दिया ना, एकदम तनका दिन में दे देगा पिलुआ लेखा घर घर करेगा ना, घर पर घर पर घर पर घर, घरों के ऊपर ऊपर छत पर छत पर छत, बेड के नीचे के नीचे 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 के नीचे के नीचे, धरतियों खोद खोद अंडरग्राउंड बना देगा। वो से न होगा तो क्या करेंगे, कुछ लोग को हम लोग लतियाएंगे, तो लतियाएंगे तो भागेगा, भगेगा भर भर कनुकारी, फिर देखेगा, फिर वहां देख बसेगा एगो, जैसे अपना उन्हें जोगी हुआ तर कैसे तनिके आदमी, एगो कोई ना था, एगो गया, अब वैसे हंसेरी करते 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 मानव जनसंख्या तक कीड़ा लेखा ना बढ़ता है, इसे फैल जाता है, विस्फोट होगा कहीं। तो जनपद उसी तरीके से यहाँ पे हुआ, जनपद जब विकसित होकर बड़ा क्षेत्र बन गया तो क्या था, बड़ा क्षेत्र बन गया तो उसे ही क्या कहा गया, उसे ही महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया बच्चे लोग, महाजनपद का, तो उसे महाजनपद कहा गया। तो याद रहेगा कि जनपद क्या था, जहां पर लोग आकर बसे, वो चूंकि पिछड़े हुए थे, ग्रामीण इलाके के लोग थे, उसमें ज्यादा उद्योग धंधे या कुछ चीज का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होने लगे, धीरे धीरे विकास होने लगा, तो क्षेत्र बढ़ते गया, क्षेत्र बढ़ा तो उद्योग बढ़ा, उद्योग बढ़ा तो बहुत शहरी रूप ले लिया, और जिससे हम लोगों ने क्या कर दिया, महाजनपद। लेकिन महाजनपद जो है, सबसे पहले अब ये सवाल आता है कि चलो महाजनपद की तो उत्पत्ति हो गई, कब हुई बच्चे लोग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्या हुआ, 6ठी शताब्दी, यानी 6ठी शताब्दी माने 600 ईसा पूर्व में हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया। लेकिन अब महाजनपद की जानकारी तुमको कहां से मिला, कैसे बोल रहा है भकर भकर, तो जानकारी अब ये अंगुतर निकाय से मिला। अब सवाल आया कि अंगुतर निकाय बोलो किसका है, धर्म का किताब है, तो ये जो है से किससे रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से। लेकिन क्या जैन धर्म की किताब में नहीं वर्णन किया गया होगा, क्योंकि उसी समय तो ये भी चल रहा था, नहीं तो कोई ना कोई तो धर्म होगा, कोई ना कोई तो किताब होगा, किसका, जैन धर्म का भी। तो बताइए जैन धर्म का भी कोई किताब होगा कि ना होगा, तो जैन धर्म का भी एक किताब था जिससे इसकी जानकारी मिलती है। और कौन सी किताब है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा, लिखकर बताइए कि कौन सा ऐसा जैन धर्म किताब है जिससे हमें महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग सर्च करके हमें जरूर इसका जवाब दीजिएगा। करेक्ट है, तो अब यहां से शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि शुरू में सिंधु सभ्यता, शहरी सभ्यता, बाद में वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, फिर महाजनपद काल में आएंगे तो कैसी सभ्यता हो जाएगी, शहरी सभ्यता। कैसी हो जाएगी बच्चे लोग, शहरी सभ्यता हो जाएगी, यही ना होगा। तो महाजनपद जो है, जिसमें आपने देखा कि महाजनपद की चर्चा किसमें मिलती है, अंगुतर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुतर निकाय, जिसमें इसकी चर्चा की गई है, किसकी, महाजनपद। और कब इसकी शुरुआत होती है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरुआत हो जाती है। नहीं, कब हो जाती है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और टोटल जो भारतवर्ष था कितने महाजनपद में बट गया था, 16 महाजनपद में। 16 महाजनपदों का राजधानी हम लोग को याद करना पड़ेगा, जगह याद करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में तो याद होगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे करेंगे। नहीं, अब 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली था वह कौन था, मगध। मगध था छोटा सा, बिहार का क्षेत्र, एक बिहारी 100 पे भारी था, छोटा, लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरा फैला लिया, पूरे भारतवर्ष को ये जीत के अपना बना लिया। नहीं, यही मगध, तो इसमें सबसे शक्तिशाली बन गया मगध। मगध के बारे में जानकारी आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, महाजनपद के बारे में जानकारी लेते हैं। नहीं, अब महाजनपद काल जो था कैसी थी, शहरी थी कि ग्रामीण थी, शहरी थी। ध्यान से सुनोगे सब मिलेगा, नहीं तो बाद में फिर कहोगे हमको समझ में आता उता नहीं है। ठीक है, जैसे एगो लोल पैदा हो जाएगा घर में ना, तो सब लोले लोले हो जाएगा। एगो नकटेरवा पैदा हो जाएगा तो सब क्या हो जाता है, नकटेरवा होता है ना। एगो लेर चूहवा पैदा होता है तो सब लेर चूहवे आता है। उसी तरीके से अगर मान लो कि शुरुआत हुआ है महाजनपद का, अभी अगर तुम लोग लोल बन जाओगे ना, मतलब अभी ध्यान नहीं दोगे, तो बाद में क्या रहोगे, लोले रहोगे, कुछो पढ़ोगे लोले रहोगे।
समझ में आएगा नहीं है। इसलिए हम लोग शुरुआत से ही क्या करते हैं, ध्यान देकर पढ़ते हैं। जब तक ध्यान 100% आपका पढ़ाई पर नहीं रहेगा ना, तो खानदान बन जाएगा तुम्हारा लोल का। ठीक है, तो बढ़ो अब। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि पूरा भारतवर्ष कितने जनपद में बटा हुआ था? 16 नहीं, 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जनपद नहीं था। जनपद तो बहुत सारे थे, ध्यान से सुनो। और महाजनपद जो था शहरी था कि ग्रामीण था? क्यों शहरी था? क्योंकि यह छोटे छोटे क्षेत्र ही विकसित होकर क्या बन गए थे। और जब बड़ा बन गया तो कि खाए पिएला सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जैसे अभी हम लोग अकेले तो निठल्ला लेखा रहते हैं, जब परिवार आएगा तो तनका सोचेंगे, जब एगो और आ जाएगा दुनिया के नासे वाला तब पूरा सोचेंगे, अपन जीवन त्याग को ओकरे बारे में सोचेंगे। अब पता चलेगा कि वो तो निठल्ला निकल, हम थे ही ओहो हमरो से बड़का निठल्ला। हमारा तो एक बेटा बेटी था, 10-12 गो है, पूरा एकदम जमीन में पी कर न चाहिए ना, हम बुढ़वा होकर बैठ कर देखले तमाशा, तो हमरे ना करम जरल रहे। ठीक है, चलो आगे। तो ये देखो जनपद से बन गया कौन? महाजनपद। 16 भाग में बट गया। इसकी जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। किस धर्म ग्रंथ है? ठीक है। अब एक बात है कि जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, अब जितने भी महाजनपद थे सबका अपना अपना क्या था? राजा था, होगा ही। और जब अपना अपना राजा होगा तो अपने तरीके से शासन करता होगा, अपने क्षेत्र का विस्तार के बारे में सब सोचता होगा कि नहीं सोचता होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो महाजनपद के साक्ष्य मिले हैं वह मिला है यूपी से। कहां से मिला है? पूछेगा सबसे ज्यादा महाजनपद कहां से मिले, तो कहां से मिले? यूपी, उत्तर प्रदेश से मिले। ठीक है। और एक बात और बता दूं, सभी को पता है जब आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे थे या जैन धर्म पढ़ रहे थे तो आप हमको एक बता दे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म याद है कि खा पी कर पूछ गए? कहिया है? 563 ईसा पूर्व है। और उनका मृत्यु हो गया 80 साल यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म उनका कहाँ हुआ ये भी याद होगा आप लोगों को? लुम्बिनी कपिलवस्तु लुम्बिनी। मरे कहाँ पे वो भी याद होगा? हाय हाय हाय, महावीर को ले गए देवरिया उत्तर प्रदेश में मर गए। कैसे मर गए? चुंद द्वारा क्या करा दिया गया था? मशरूम खिला दिया। क्या खिला दिया गया था? और मशरूम में क्या मिला हुआ था? जहर मिला हुआ था। धीरे धीरे असर हुआ और जिंदगी से क्या हो गए? प्यारे हो गए। जब प्यारे हो गए तो उनको कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गया बाबा को, और उसी को कहा गया महापरिनिर्वाण। निर्वाण ही नहीं मिला तुमको, क्या मिल गया? महापरिनिर्वाण। इसीलिए आजकल के जो गुरु लोग होते हैं पहले चेलवा से खा कर चेक करवाते हैं कि जते तो छोटका कीड़वा जते बड़का न मरते ना। स्कूल में तो हेडमास्टर मरेगा नहीं, तो बच्चा से करवाता है, देखने स्कूल में सबसे पहले कौन खाएगा? बनाने वाली खाएगी। वहाँ के टीचर टेस्ट करेगा, उसे सुरक्षित है तब तो पहले खाएगा वहाँ के। और जब वो बच उच गए वो बुढ़ायल है, ओकरा से कौन लेवे देवे के? हमारे जवान से ना मतलब है, ये जात हमारे पूरा जवाने चल जाए। अब बुढ़वा मरिए गए तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देश के भविष्य तो बने के से बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? गांधार शैली याद रखिएगा। बुद्ध भगवान की सबसे पहला जो मूर्ति मिला था मथुरा शैली, और सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिला ना गांधार शैली। ऐसु ज्यादा रहती तक गंध न करते। भोज भात में बहुत आदमी बोला ले छो, गंधे करेला ना, कतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के चल जाए छो, कतना पॉल्यूशन फैल जा, तू सब मुस्कुराए छे कि खिया देले कि तोर नाश देल को। अब जो 5 साल तोर घर के उजियाबे न कर तो कला के बहुत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के गेलो आए, लेर पोटी सब झाड़ के गेलो है ना, तो अब न रहलो ठीक, नशा आ गेलो। ठीक है, एला ये सब समझो। भीड़ लगतो नाश हो, तो भीड़ लगे तो क्या होगा? एला पार्टी उठी देना हो तो चोर चाचर में जाओ कि खुली हवा है, गाड़ दे बड़का तिरपाल ना। इसीलिए तो पिकनिक मनाते हम लोग पिकनिक बुर्बक थोड़ी कि जो पिकनिक बाहर बनाते, क्या कि रहना है वहां मनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समझो। तो गांधार कला की कहां से हुआ जानते हैं? गांधार कला की कहां से शुरुआत हुआ है? पाकिस्तान से। कहां से हुआ? दक्षिण भारत का। अच्छा, उत्तर भारत में सबसे जो प्रचलित था वो तो मगध था। उत्तर भारत में सबसे प्रचलित और सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? मगध। और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो माहिष्मती। कौन था? तो उत्तर भारत में सबसे बड़ा जो महाजनपद था, और दक्षिण भारत के बोले तो माहिष्मती। पाकिस्तान का
सबसे प्रमुख जो महाजनपद था गांधार था। गांधार, जहां पे तक्षशिला, आपको पता है कि पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, वही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला। लेकिन सबसे पहला हॉस्टल वाला अगर पूछेगा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। समझ रहे हो, हॉस्टल था वहां पे। तो और वहीं पे रहते थे हमारे आचार्य चाणक्य, जो हमारे देश के बारे में सोचते थे, और उन्हीं के चेला थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। और वही चंद्रगुप्त मौर्य है जो क्या थे मगध पर शासन ऐसा किए जो 137 वर्षों तक नाचता रहा मगध ना। समझ रहे हो ना। तो मगध यहाँ पे, तो बिहार क्या हो गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, जहां पे रहते थे चाणक्य, नहीं वहां पे बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया करते थे, और राजनीतिक शिक्षा और बौद्ध धर्म का शिक्षा चाणक्य को देने का किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कौन किया था? और उसने एक अर्थशास्त्र किताब लिखा जिससे हम लोग को पूरा आगे पता चलता है। लेकिन अभी उसको जाने की जरूरत है क्या? अभी तुरंत महाजनपद के बाद किस में एंट्री मारेंगे? किस में मारेंगे? मगध में मारेंगे। मगध से कहानी शुरुआत होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लो। अच्छा बताइए तो कि मगध महाजनपद जो था पूरे भारत में अपने आप को शामिल कर लिया था, किया था कि नहीं किया था? लेकिन उसमें सबसे जो ज्यादा विस्तार करने वाला था मगध। मगध ने क्या किया? धीरे धीरे सबको कब्जा में लिया, और कब्जा में लेने का तरीका भी बड़ा अजूबा था उसका। शादी करता था, वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, हम तो दामाद हो गए, बात खत्म। मान ले हम लोग कोचिंग बढ़ावे के, तो हम वही प्रथा अपना ले, जाके ओन्ने कारी कॉल ओन्ने कॉल तो हम तो गांव वाला समझते कि अरे गाँव के ना दामाद, और वो बकलोलवा लड़कियों से फंस जाती थी, बाद में जाके हो गया उल्टा। घरे आके बतवाई कि हमरा तो दुगो औरो हो, अब करते कहते हुआ ना बतवाई, हुआ तो कह के आहा चलो हम राजा है, ऐसे वैसे से पटिया लेते रहे, शादी कर लेता था। और जब घरे आवे तो कह के हमारा एहो सर रानी है, और तो मथे ना काम करे, लेकिन करबो करे। अभी वाला तो जमाना नहीं कि रात में दे देबे 20 चाहे कुछ मर जाते, उस समय नहीं थे तो खानो चेक होकर मिले छी राजा के ना, तो बकलो सब फंस जाते थे। चलो अब समझो, मगध महाजनपद धीरे धीरे सबको कब्जा में ले लिया नहीं, और उसने एक सामंत का स्थापित किया। सामंत का मतलब क्या होता है जानते हो? सामंत का मतलब होता है सबसे बड़ा। सामंत का मतलब होता है राजा का बहुत बड़ा पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? देखते हो, बड़ा कहानी बड़ा उल्टा है। इसमें क्या होता था, देखो सब महाजनपदे में ना पढ़ रहे हैं। अरे मगध उगध सब कौन में आते? महाजनपद। मगधे महाजनपद एगो था ना मगध, ठीक है, तो उत्तर भारत का था। तो अब क्या मगध महाजनपद धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अभी मगध शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो अकेले तो शासन होगा नहीं, तो एक सामंत का व्यवस्था करता था। किसका? सामंत क्या होता था? राजा का बहुत बड़ा पदाधिकारी होता था। राजा का बहुत बड़ा पदाधिकारी क्या होता था? जैसे तुम्हारा पीएम है, सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और ये अपने नीचे करता है किसको? राष्ट्र। ऐसे होता सबसे बड़ा है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को कब्जा में कौन रखता है? ये पानियों पीते हैं तो पीएम से पूछ कर पीते हैं। कहे के मतलब है कि कोई भी काम करेगा तो कोना से पूछना पड़ेगा। अर्थ समझो, भावना समझो, ठीक है। प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के नीचे होता है सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं। और ये राष्ट्रपति अपने कब्जा में 3 गो सेना रखता है। जल सेना रखता है, थल सेना रखता है, वायु सेना रखता है। जल सेना, थल और वायु सेना ये जो है बिना एकरा आदेश के कुछो करेगा, ई बिना पीएम के आदेश के कुछो करेगा। यानी सब दोसर से जुड़ल है कि ना है, कोई के बिना कुछो चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा न है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ये जल थल स्थल जो है उसका डायरेक्ट अपने कमान, तभी तो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को हटा देता है, जेल में ठूस देता है। क्या यहाँ ठूस पाएगा? सब के कोई सट्टे देगा कोई के? ये सब एकरे परमिशन, एक को गोर उठावे को तो एकरे से उतने नहीं है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के पहले भी बहुत है, कर्नल ना, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, बहुत सारे हैं बाबू। एगो तुमको बात करने के लिए पहले एकरा 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 हियाला पहुंचावे को। जब तक ये मालिक ना ऑर्डर दे तुम कुछ ना हो तो न तो देश के कब्जे कर लेगा सेना, जैसे पाकिस्तान में कर लेता है ना। तो मगध में भी क्या हुआ? एक सामंत आया। सामंत कौन था? राजा का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। लेकिन उस समय जो था ना सबसे बड़ा, अच्छा मान लो ये हो गया राजा, मगध का सामंत हुआ। सामंत माने सबसे बड़ा पोस्ट है। अब एकरा कंट्रोल कर ला तो सीधा राजे है। अब सोचो, तो राजा को तो धूस देंगे, कुचिया देंगे, तो कूच देंगे तो हम ही राजा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ दोगे तो बनोगे कहियो राजा? इतना व्यवस्था ये गलती कर दिया। सामंत का व्यवस्था किया, सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये करता था क्या कि जो सामंत था, कभी कभी देखो कि राजा कमजोर है, तनका कम अकेले वाला दे लेने करे बला भोंक दे, ले भोंक जो मर जाते तो सामंत, और इलीगली तरीके से। अरे सबसे बड़ा राजा
मान लो कि कोई के पत्नी है, अब पति रहते बदमाश तो पत्नी के कौन गला दाब देते कि ना। अब पत्नी बदमाश तो गला दाबे में पति के ज्यादा टाइम लगता है। रात में सुता देते प्यार से, हाँ सुतू न, अब बस जा जाते तकिए रखकर चढ़ जाते ऊपर से कि चल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता था, ये सामंत जो होता था इलीगली तरीके से, कौन तरीके से, इलीगल माने होता है गैर कानूनी तरीके से सामंत को क्या कर देता था, पद से हटा देता था और न मारता था। भोला ले जाए तो राजा जी आई हमला करके भोंक देते तो करे जो कहानी खत्म ले। ठीक है, तो सामंत राजा बन जाता था। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे महाजनपद 16 को है ना, 16 को तो पढ़ना है, जिसमें हम सब पहले बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर होकर ना बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन किसको देखेंगे, मगध। अब मगध जो था सबको पता है कि पटना, गया और मुंगेर का क्षेत्र था। कहा किसका क्षेत्र था, पटना गया। ये गंगा के वो पार के कि ये पार के हैं, कौन पटना, हाँ वो पार का है सब। ये है गंगा माई, बोले गंगा माई की जय। सबसे पवित्र दुनिया में सबसे पवित्र कौन है, गंगा। इसी के सहायक है गंडक, एक है सोन ना। तो गंडक नदी, गंगा जो नदी था उसी के आसपास था मगध बसा हुआ। पटना, गया और मुंगेर, चारों ओर पहाड़ों का क्षेत्र। कोई हमला करेला सोचेगा, पहाड़ पर ऊपरे ढन मनावे तालुके ने से भोंक देता उधर के ले। तो मगध था एक कैसा क्षेत्र था, पूरे पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ से कौन चीज था इस पर, और इस मगध पर 7 राजवंश आया। कैगो राजवंश आया, एगो दूगो ना 7 गो राजवंश आया, जिसका कोडिंग आपको पता है, हसीन मासुका के साथ, हसीन मासुका के साथ, हसीन मासुका के साथ। पूछेगा मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया, कैगो 7 गो, कैगो 7 गो। कौन कौन, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। आपको पता है हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे। उसका अंतिम जो राजा था कौन था पता है आपको, वो पता है शिशुनाग था। कौन था, शिशुनाग। और शिशुनाग को मार दिया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। नागदशक को कौन मार देगा, शिशुनाग। कौन वंश का स्थापना होगा, और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को कौन मार देगा, महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश का स्थापना होगा। नंद वंश का अंतिम राजा है घनानंद। घनानंद को कौन भोंक देगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन वंश का स्थापना होगा, और मौर्य वंश का अंतिम राजा है बृहद्रथ। बृहद्रथ को कौन भोंक देगा, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का स्थापना होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन आएगा, देवपुत्री को कौन भोंक देगा, वासुदेव। वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। इसको भोंक दिया, वो पार हो गया। अब वासुदेव को, अब यहाँ पे सातवाहन में कौन आ जाएगा, सातवाहन के संस्थापक कौन है, सीमो। सीमो को ने कर उड़ा दिया, केकरा कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को। और उसके बाद कर्ण वंश के बाद सातवाहन आया, और अंत में क्या हो गया, देख रहे हो, अयलन से जयतन। मगध और परले रह गए, ऐसा तो की हो गए, चल दिल। तो बीच बीच में कितना आयलन, लेरा पोठा सब गेलन। तो याद रखिएगा, महाजनपद काल में मगध पर ये 7 राजा आए। ठीक है, और कहाँ है कपड़ा, कहाँ है, तो एक उधर गिरा हुआ है सर। तो ध्यान रखिएगा बच्चे लोग कि मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया, ठीक से इसे उठा के लाना। अगर इसको तनको चिड़ियाओगे ना तो समझ लो ये सब कपड़ा से कहता है कि अपवित्र हो। जय श्री राम। क्या सब आदमी बने, अरे आदमी तो सुतल है लाश जोड़े। एगो तो एक बार कहानी के अपन प्रेमिका ओकर मर गए तो जोड़े 7 दिन ला सुतल रहे। तब पता चले कि ओ हो तो मरल है, समझ महके चाहे तके प्रेम में महकै छे। प्रेम तो प्रेम होता है ना, जोड़ ही सुतल है 7 दिन ला है भगवान। चलो तो यहाँ सुनो, आप मगध महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध।
इसका कोडिंग देखिए, इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंश था। थोड़ा सा इसकी कहानी ले ले फिर से। कौन कौन था? हसीन माशुका के साथ, सर पूरा दीजिएगा कहानी। हसीन मासुका के साथ। माशुका के साथ। तो ह से कौन वंश आ गया? हर्यक। सी से शिशुनाग। न से नंद वंश आ गए। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कर्ण वंश। स से सातवाहन। चलिए सबका पहला और अंतिम राजा का नाम देखते चले। पहला और अंतिम राजा, चलिए हर्यक वंश का कौन हो गया? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, चूंकि बिंदुसार जो है वह अशोक का बाबूजी है और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और अंतिम इसका कौन हो जाएगा हर्यक वंश का? नाग दशक। शिशुनाग का बताइए पहला राजा कौन होगा? शिशुनाग हो जाएगा। और अंतिम कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। नंद वंश का बताइए? महापद्मनंद। अंतिम कौन हो जाएंगे? घनानंद। इसका हो जाएगा घनानंद। मौर्य वंश का गप मत करो, भगा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। और लास्ट बताइए? बृहद्रथ होंगे। बृहद्रथ। शुंग वंश का पहला राजा होंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र। अंतिम कौन होंगे? देवभूति। और कर्ण वंश का बोले? वासुदेव। और अंतिम वासुदेव। और इसका हो जाएगा सुशर्मा। और सातवाहन का शिमुख। और अंतिम सातकर्णी से काम चल जाएगा। सातकर्णी, ठीक है। तो इस तरीके से आए 7 राजवंश आए मगध पर। कितने आए? 7। आप सभी को पता है कि जो कनिष्क था वह भारत में आया था कहां से? अलग से ना। कनिष्क जो था वह भारत में जो आया था, यहाँ का निवासी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से समझिए आप लोग, एक सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे लोग? तो इतिहास की शुरुआत में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ाई किया पाषाण का। सबसे पहले पत्थरों का युग है। दुनिया में सबसे पहले किसका यूज होता था? जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जब यह खत्म हुआ तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता। जब यह खत्म हुआ तो क्या पढ़े आप लोगों ने? वैदिक सभ्यता। ये सब पढ़े हैं कि ना पढ़े? तो वैदिक काल पढ़े, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक, और वैदिक काल हो जाएगा ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपने क्या पढ़ना शुरू किया? अभी तत्काल महाजनपद। आप लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया? महाजनपद किसे कहते हैं? तो जनपद का विस्तृत और जनपद का विस्तृत रूप या विकसित रूप ही क्या कहलाता है? महाजनपद। जन माने होता है लोग, और पद माने पैर, यानी जहाँ लोगों का पैर, यानी जहाँ पे लोग आकर बस गए उसी को क्या कहा गया? जनपद कहा गया, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, अब जब महाजनपद आया, कौन आया? तो महाजनपद जो आया उसमें सबसे बेहतरीन कौन आया? अच्छा बताइएगा कि कितने इसमें महाजनपद टोटल कै गो था? 16 गो था। कै गो था? 16 गो था। और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। मगध पर कै गो राजवंश? 7 गो। 7 का नाम याद करने का कोडिंग हसीन माशुका के साथ, हसीन माशुका के साथ, हसीन माशुका के साथ। सबका पहला और सबका अंतिम राजा याद हो गया होगा? जल्दी बताइए। हर्यक वंश के संस्थापक, जल्दी से। हर्यक वंश के संस्थापक अंतिम राजा कौन था? नागदशक। अंतिम कौन था? नागदशक। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम कौन था? और नंद वंश का पहला महापद्मनंद। महापद्मनंद। और अंतिम कौन था? मौर्य वंश का और अंतिम कौन था? बृहद्रथ। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। अंतिम राजा कर्ण वंश का अंतिम राजा सातवाहन का अंतिम राजा। आपको जुबान पर याद होना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी याद करना है जुबान पे इसको क्या कर लेना है। अब एक बात समझिएगा, उत्तर भारत में तो सबसे बड़ा हो गया मगध, दक्षिण भारत में हो गया माहिष्मती, ठीक है। अब यहां से समझो, जब ये पढ़ लीजिएगा
जब ये भी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, ISPK आएगा, ISPK। अब कहेगा ISPK कौन है, हिंद यूनानी, नहीं पहले कौन आएगा, नानी सत्तू पहले सा, नानी सत्तू पहले सा, इसका कोडिंग ISPK का नानी सत्तू पहले शान। कहने का मतलब है सबसे पहले हिंद यूनानी आएंगे, सब विदेशी है, उसके बाद सातवा, उसके बाद कौन आएगा, शक आएगा, कौन आएगा, हिंद यूनानी, तब आएगा शक, तब पल्लव और लास्ट में कुषाण आएंगे, यही नहीं विदेशी आक्रमण। तो मगध के बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, ISPK, हिंद शक पल्लव कुषाण। समझ में आ रहा है ना, ये हुआ हिंद यूनानी, शक पल्लव और कुषाण। जब ये पढ़ाई हो जाएगा बउआ सब, तो आप लोग चलेंगे कौन काल में, गुप्त काल में आएंगे। कौन काल में आएंगे, गुप्त काल में। और उसके बाद गुप्त काल भी पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेगा, मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाएगा। इसके बाद कौन आ जाएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी, कौन आ जाएगा, मुस्लिम। यही ना क्रम है आपका। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, मगध सातों के, उसके बाद पढ़ेंगे हिंद यूनानी ना, शक पल्लव कुषाण। उसके बाद गुप्त काल शुरू होगा। गुप्त काल के बाद हम लोग का देश के लोग जो कुढ़िया सब पैदा हो जाएगा, राजा सब अपने में लड़ना शुरू करेगा। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी मध्य एशिया से आकर यहाँ पर क्या करेगा, हमला करेगा, और हमला करते हुए हम लोग को बर्बाद उर्बाद कर देगा, और धीरे धीरे चोल उल आ जाएगा, दक्षिण भारत की कहानी चलेगा उधर से। और इस तरीके से आपका इतिहास जो है बढ़ते बढ़ते चलाएगा। 1947 के बाद लूट कर ले गया दोसर, अब बच गया से अभी अपने देश के लोग अपने में लड़ उड़ कर घूस घास चोरी चमारी सब करते हुए देश को बर्बादी की ओर शिखर पर ले जाएगा। और एक समय आएगा जब क्या हो जाएगा, सब भारत अपने में लड़ उड़ कर सब मर उड़ जाएगा, कोई यहाँ पे हमला करेगा और इस देश को गुलाम बना देगा। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा है इस देश पर आंच नहीं आने देंगे, नोच के रख देंगे। समझ रहे हो। चीन ने आंख उठाया, चीन का हाल देखे, ऊपर से बिक दिए। पाकिस्तान ने आंख उठाया, पाकिस्तान को लाहौर तक जीत के दिखा दिए, ना दिखा दिए। दिखावे में ही तो सिर्फ रहता है। तो हम लोग क्या, हम लोग मानवता से जीते हैं। उद्देश्य जैसा हम लोग का दुख वैसने पराया का दुख। न तो हम लोग चाहे तो अभी पाकिस्तान के रातों रात जीत के ले आएंगे, ओकरा कथी दम है। एक दा जाएंगे ना, एक आदमी घींच घींच कर ले आएगा जितना, समझ रहे। चाह जाए तो बड़की बात है, इतने के ओकर जनसंख्या हाईवे करे कितना, 1 करोड़ मुश्किल से ना, और अपन 20 क्या करोड़, 11 करोड़ हम ही सा है बिहारिये वाला सा, 1 करोड़ से ज्यादा उसका टोटल जनसंख्या उसका कितना है देख लेते हैं। पाकिस्तान का टोटल आबादी जो है मैं आपको बताता हूँ कितना है, ताकि हम लोग खींच सके उसको एक दिन। नहीं, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी है, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी है, हाँ ज्यादा ना है, 21.66 करोड़ है। माने 21.66 करोड़ है मात्र जनसंख्या इसकी। और हमारे यूपी की जनसंख्या है 21 करोड़ के आसपास, से ज्यादा है, 20 करोड़ तो पहले था। ठीक है, ये वो यूपी, खाली यूपी के में हिला देंगे ना, उठा उठा कर ले आएगा। ठीक है, खाली दबंग क्या होता है, अरे तू कतनो हथियार ले लेते आ एक दाहर लेखा और घुसा दे पूरा इंडिया के, तब की करवाई, तो की करेगी। तू बोली चलवाई तेरा बढ़ाई जातो मराई जातो बढ़ाई जातो बढ़ाई जातो, जैसे नहर एक के दांत तोड़ देंगे तो की करवाई, तू कथी करवे, बोरा फेंक खोद बोरा, तो बोरा अड़ता हो। वैसे अगर पूरा इंडियन चाह जाए नोच के खाए लगते। हाँ, हमसे जितना पानी यूज करते ना, पानी खाली छोड़ देवे ना ओकरा देश में दहा जाते वो आदमियों के जाएगा, खाली जितना पानी कहे कि सब जितना पानी यूज करे नहर में बिग ले, जो आई के पानी नहर में बिग दे सब, और नहर सीधा पहुंचा दे सिंधु वाला घर में ना। अब देख, अगर देखे बिहान होगा की हो जाते, समझला है। आ चीन जब बरबर करे छे ना, बरबर अपना पास बहुत हथियार हो गए। अब देख तो अब हम लोगों से डरता है, पहले इतना पर मारता तो हमला। अब हम लोग एक खराब है, पाकिस्तान के वो पीओ के दिले हैं, पीओ के जो दिले ना, पीओ के
पाकिस्तान अधिकृत जमीन उसको हड़प लेंगे हम लोग, क्या को हम लोगों का है, आई नकल तो देना ही है। और इतने नहीं, अब पाकिस्तान कहिया है या कहिया चल जाते कोई पता है? पाकिस्तान का कहियो पता चलेगा कि पाकिस्तान दुनिया से मिट गया? अरे क्योंकि उसका इतना गरीबी है, इतना कर्जा है देह पर कि उसको हड़प लेगा कोई। और कह सके एगो कोने धक्का मार देते, एगो कहते जो ने कर भाग, एगो कोने नहीं तो ये हो जाए। अरे भारत वाला के दया है ना, तो बेटा बेटा है, बाप बाप है, जो दिन बाप सोना के दिन बेटा कतनो हड्डी मसर ले ना। तो ये सारा चीज है। लेकिन इधर की कहानी आ जाओ, मुस्लिम आक्रमणकारी आ गया आपके भारत में। ये सब क्यों आ गया भाई? क्योंकि हम लोग जो है से एकता नहीं था। हम लोग अभी भी लालची हैं, तनका लालच के लिए मुंह फेर लेते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइए, मगध जनपद में कितने महाजनपद थे? और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। कहाँ पे थी? अच्छा 16 महाजनपदों की जो चर्चा है वह किस धार्मिक किताब में किया गया? अंगुतर निकाय। बाबू अब तुम लोग समझो, अभी कहते हैं कि कमेंट करो, कोई कमेंट नहीं ना किया। देखो अंगुतर निकाय, कौन निकाय? अंगुतर निकाय। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय, उससे जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें भी चर्चा की गई है किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। तो याद रख, पूछेगा कि बताइए अंगुतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवती सूत्र किसका धार्मिक ग्रंथ है? जैन का। किसका है? जैन का। याद रहेगा। तो महाजनपद की जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है, एगो जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कौन आ जाएगा? अंगुतर निकाय। और जैन ग्रंथ में कौन आ जाएगा? भगवती सूत्र। कोई समस्या है तो बोलो, कोई समस्या है? अब आगे का जो क्लास होगा वह हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा छोटा ही क्लास को बढ़ाते हैं। और अब तक जो आपने पढ़ा उसका अब रिवीजन करना भी तो क्या है, एक हम लोगों का फर्ज बनता है। तो क्या तैयार हो? और याद रखिएगा, हम लोग एक दिन में तो 16 को याद नहीं कर सकते, तो 4-4 करके याद करेंगे। कितना कितना करके करेंगे? तो कल से इसकी शुरुआत होगी, डेली 4-4 को करेंगे, 4 दिन में फरिया लेंगे, एकदम मैप के साथ करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। लेकिन तत्काल हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हम यह बताइए कि बौद्ध संगीति जो हुआ था कितना हुआ था? 4 हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था बता सकते? दूसरा 383। कौथी 383? दूसरी ईसा पूर्व। हाँ। और तीसरी 255 ईसा पूर्व। और चौथी प्रथम शताब्दी हाँ। या ईसवी की प्रथम शताब्दी। हाँ। नहीं यही ना था। अच्छा प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे हुआ था? मान लीजिए कि यह है, ये बीचों बीच गंगा माई सबसे पवित्र। अब ये तो गंगा के ओ पार ए पार, इतने ना कहानी चलेगा। अच्छा आप ही बताइए, जब गंगा के सबसे पहला जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था बउआ? गंगा के ऊपर। पहले कहाँ पे हुआ था? राजगीर। राजगीर में हुआ था। राजगीर मान लीजिए कि एने से लेते हैं, उस साइड से, तो ये मान लो कि राजगीर है, कौन है? राजगीर। तो ये कौन है? वैशाली। ये कौन है आपका? वैशाली। तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चौथा कहाँ पे हो गया? तो याद रखिए सबसे नीचे, यानी पहले कौन? गंगा के ऊपर राजगीर, गंगा के ऊपर राजगीर। चलो नक्शा इससे बनेगा। तो राजगीर सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा की स्थापना कौन किया है? उदय ने किया है। ठीक है। और उसके बाद और चौथा कहाँ पे होगा? कुंडल। शासन काल बताइए। तो पहला राजगीर में जो हुआ था बौद्ध संगीति, उसके कौन शासन काल किसका था? अजातशत्रु। उसका कोडिंग देते अका। पहला राजगीर वाला का हो जाएगा अजातशत्रु, वैशाली वाला का कौन हो जाएगा? कालाशोक, और पाटलिपुत्रा वाला का हो जाएगा अशोक, और चौथा जो है कुंडल वन वाला का। और मैंने उसके अध्यक्षता का भी नाम लिखाया था, याद है? तो सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ 483 ईसा पूर्व में, उसमें जो अध्यक्षता किए थे उसका नाम क्या था? महाकश्यप।
और दूसरा जो हुआ था उसमें सबाकामी, और तीसरा में मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस कोई तो बोल रही औरत तुमने कतो गरिया भैया मोगलीपुत्तिस गरिया कोई गाड़ी में तो मोगलीपुत्तिस ऐसे मोरी में लेके कुछ करिए मोगलीपुत्तिस। और चौथा जो था वसुमित्र या अश्वघोष। चौथा का अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। याद करने का तरीका पहला ले लो, मस मस मौ मस मौ मस मौ मस मौ। महाकाश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस मोगलीपुत एकरा याद रखिए, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र या अश्वघोष। हाँ, एक बात जो नहीं बताया था सुन लो, 4 बहु संगीति हुआ, सब में कई गो अध्यक्ष था। अभी कोडिंग दिए, मस मस कदे मस मौ। पहला कौन है? पहला अध्यक्ष कौन था? महाकाश्यप। दूसरा सबाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्तिस, ये वोट पड़ी मोगलीपुत्तिस। और चौथा में कौन था? अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र अश्वघोष। बाबू ये बड़ा डेंजर है। सब में कई गो में दूगो ना गया, में बड़ा कहानी रोचक है। देखो चौथा जब बौद्ध संगीति हुआ, चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कई भाग में बट गया? 2 भाग में। कौन कौन? हीनयान महायान। और सुनो, एकरा दरबार में जो रहता था ना, केकरा? चौथा के कनिष्क के दरबार का विद्वान था वसुमित्र। कौन था? लेकिन ये जो अश्वघोष था, ये ना बड़ा विद्वान था, समझे? तो एकरा ना उठा के ले आया था। कौन? कनिष्क। जब उठा के ले आया ना एकरा, तो पता चला कि बाप रे, ये तो वसुमित्र के भी दादा है, माने बहुत तेज था, विद्वान था। अश्वघोष बहुत विद्वान। तो भाई विद्वान है, तो अब तो हल्ला हो कि भाई यही अध्यक्षता करते। हाँ, राजकवि था उसका। बउआ हल्ला तो होगा। और 2 विद्वान रहते, ज्यादा तेज रहते तो कोई तो चाहते कि हम अच्छा वाला कर रहूं। वहां के प्रजा से खूब हल्ला माट पे रहते। अब राजा सोच रहा की करू भाई, तो वो अध्यक्ष बना दिल के अश्वघोष के, एकरा वसुमित्र के, और उपाध्यक्ष बना दिल के बात वासुदेव को। सांपो मर गेले। तो किसको? अश्वघोष को बना दिया उपाध्यक्ष। तो पूछेगा कौन सा ऐसा बौद्ध संगीति हुआ था जिसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे? चतुर। एक को ऐसा बौद्ध संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष था, वो कौन था? चतुर। याद रहेगा? यही क्वेश्चन पूछेगा, तेतराइले पूछे। जैसे सब के कन्या सुंदर रहे तो कोई पूछता है, एगो नकिया लागले तो सब वही गांव में जानते, समझला हो? तो याद रखिएगा, आदमी किसको पूछ होता है? जो कुछ अलग करे। जैसे हम जैसे पढ़ा रहे सब वैसे पढ़ते कोई पूछ होता है? हमरा से हट के कोई पढ़ावे लगते तब ना। जैसे हमारे इतना नाम कल्ला होले क्या कि हम लड़का के छट के लड़की पढ़ ले, एगो अलग काम कर ली। हमू लड़का लड़की सब जोड़े बता, हमर नाम होते है चल ट्यूशन चलाई छे, विजय सर जी का ट्यूशन चले, माने कोई पूछे वाला रहते ना, हट के काम करोगे तो चर्चा में आओगे। सब जी रहे खा रहे पी रहे तो कोई वैल्यू होता है? एक आदमी तलवार लेके आए हो घुसिया दे पेट उठ में, अब देखिए पूरा गांव में चर्चा हो जाता कि ना हो जाता? मतलब अस्थिर से रहबे तो कोई पूछता हो? जैसे तू सब दिन शांत रही, सब शांत रही, और एक दिन निकल सोटा ले लिया, सब के थुकाई तुकाई तब पिटाई टूटाई भाग गए, तब तो पूरा दुनिया जानता। मतलब है कि जब तक तुम अपनी जो है ना ओरिजिनल रूप में जी रहे हो, तब डुप्लीकेट रूप में जी रहे हो कोई ना पूछेगा, और जो ने तो ओरिजिनल दिखा दोगे दुनिया तुमको पूछना शुरू करो। ठीक है? और सबका पहचान है सफलता। जैसे अभी नीरज चोपड़ा को कोई जानता था? नहीं। अभी 5 दिन पहले कोई जानता था? आखिरी पूरा दुनिया ओकरे जाने छे ना, हर जगह पे। ओकर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो कितना मिलियन हो गया, जेकर 1000 में से केदा पहुंच गए एक दिन में मिलियन। अभी मेरा यूट्यूब में 2000 समथिंग है, 2200 समथिंग। अखनी हम एगो कारनामा कर दी ना, कुछो रोडे पर जाकर तलवार लेकर 2-4 गो ट्रक वाला के भक भक कर दिलिए, और रोड के खूब खून देवे, अभी रातों रात हमारे चैनल हो जाते स्टार।
मतलब दुनिया किसको खोजता है? अभी जो हुआ है यूपी में घटना, वो लड़की के कहीं जानते थे? अभी कौन न जानता है वो लड़की के? देख लो, सब जगत छैल नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, दुनिया आपको तभी जानती है जब आप हटके काम करते हैं। क्या करते हैं? हटके। चलिए, अरे यूपी में अभी घटना हुआ कि एक लड़की जो थी ना, जैसे वो क्रॉस कर रही थी रोड, ठीक है, और इधर से ऑटो ड्राइवर जा रहा था, तो लड़की को देखा तो ब्रेक मार दिया। माने लड़की को कुछ नहीं हुआ, बच गया। वो जो भाई रोड थोड़ा क्रॉस करला बनल हो, तो रुक गया कोई क्रॉसिंग मेरा, तो बच गई। तो वाला या धलकई कालरा बस मार थप्पड़ से गर्दा मचा दिल लड़का के। ठीक है, आ लड़का एको शब्द ना, वो इतने बोले थे कि अगर तू लड़का रहता ना तब तुमको बता दे, इतने शब्द बोले थे। एक शब्द मतलब इज्जत कल के एकरा लगे कि हम शेरनी हो गए, मार का खून माने का न मारे तो और कूद के मारे कालर धक बुझाइत रहे कि किस उस करे जा रहा है, ऐसे करे रियली कर ना, वो पूरा कालर धक के चढ़ जाए, ऐसे बुझाए कोई बुझाइत रहे कि ओकर ब्रेकअप कोले न ओहे निस्सा एते उतारे वाले मन होते कोई से प्रेम कर दिल ना रे, कोई के प्रेम कर तो दिल टूटल होते, अब गुस्साल नोसियाल होवे करता है, मार के उतार दल के। इतने नहीं किया, उतने नहीं, बीच में जब एक और आया लड़का, अब सब तमाशा देखो ऐसे बनबइयो, फैशन चल गया, कुछ भी ठीक है, बना रहा था। आप सोचो, एक लड़का बेचारा आया, ओकरा के कल मारा छे, ओकरो झाड़ा के, लेकिन वो दिल को एक झापट दिल के घींच के वो मारा था, एगो आया था वो मार, ओकरा मारल के तो मारल के देला के एक झापट घींच के। लेकिन सोचो, अब सोचो, कोई दुनिया वाला तो जानते कि लड़के गलत है, ठीक है, अब बेचारा ऑटो वाला के कुछो ना, ओकरा जेल में ठूस देल के, 24 घंटा जेल में रखा है, एकरे थूर थार देल के, पुलिस वो थूर लगे, गलती हो। सोचो, अभी मीडिया का जमाना है, बच नहीं पाओगे, तो तुरंत वायरल हो जाए, तुम बच नहीं पाओगे। मान लो अभी नहीं रहता, अगर मीडिया नहीं रहता तो अभी क्या होता, सौड़ जाता। कहियो बाबू लड़की के मामला में कहियो बरी नहीं होगे, वो तो बेचारा सौड़ जाते रहा, आई तक खुद 2-4 गो कार पिटते रहा, तो मन बढ़ जाते रहा, लेकिन सब वीडियो काम कर दिया। अभी अब जेल में सड़ेगी, FIR ही नहीं, अब उसको जेल हो गया। चलिए, तो ये सुनिए, तो नौटंकी क्या दिन चलेगा भाई? गलत का अंत होना है, चाहे जैसे हो। तो आप हमें बताइए कि अशोक का जो बचवा तन के जवाब दो, पटना की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? मगध की राजधानी राजगीर की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार का बेटा कौन हुआ था? अजातशत्रु भी राजधानी वहीं पे रखा। लेकिन जब उसका बेटा उदयन तक कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। फिर वैशाली में कौन लाया? फिर वैशाली में आएगा आगे चल के, फिर पाटलिपुत्रा में आएगा। तो अब सुनो, देखो, अशोक का जो जीवन शैली था ना, हर्षवर्धन से मिलता था, वही हर्षवर्धन जिसके दरबार में हुएनसांग आया। तो पूछेगा कि अशोक की जीवन शैली किससे मिलती है? हर्षवर्धन। आप सभी को पता है कि अशोक कब फेमस हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर आया, 99 गो भाई के काट के कच उड़ा के नहीं, और आएगा सब कहानी। और कलिंग का 261 ईसा पूर्व में हुआ। रक्तपात को देखते हुए क्या किया? मन भटका रही है तो बच्चा को, तो कलिंग का युद्ध के बाद अशोक फेमस हो गया। अजातशत्रु को क्या नाम से जानते हैं? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक कौन है? अजात। काला शोक को, काल माने दुख, काल माने काल और दुख, शोक माने दुख, यानी दुखों का काल किसको कहते हैं? काला शोक। अशोक का मतलब क्या होता है? जिसको शोक माने दुख, अ माने नहीं, जेकरा कोई दुख है नहीं, उसका नाम क्या है? अशोक। वसुमित्र के समय जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो 2 कांड हुआ था, जानते हो क्या? एक वसुमित्र कनिष्क के दरबारी कवि थे। वसुमित्र कनिष्क के दरबारी कवि कौन था? वसुमित्र। लेकिन कनिष्क कश्मीर से आया था। कनिष्क कहाँ से आया था? कश्मीर से। और बिहार में हमला जब किया तो पटना में हमला किया, और जब पटना में हमला किया तो वहां से किसको उठा लिया? अश्वघोष को। किसको उठा लिया? और अश्वघोष को कहाँ ले गया? अपने यहाँ पे ले गया। अपने यहाँ ले गया तो क्या हो गया? वहां पे देखा कि बड़का विद्वान है,
तो चतुर्थ बहुसंगीति में क्या कर दिया गया, एगो अध्यक्ष बना, एगो तो अश्व घोष जो था उपाध्यक्ष बना, वसुमित्र अध्यक्ष। वहां जाने के बाद वसुमित्र से ज्यादा विद्वान कौन निकल गया, चौथी बहुसंगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्व घोष। चौथी बहुसंगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भाग में बट गया, कौन कौन, हीनयान किसको कहते हैं, जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता, जो बुद्ध भगवान ने दिया वैसा ही करता, तो उसको बोलते हैं हीनयान। उसको क्या बोलते हैं, लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, महायान। तो हीन का मतलब होता है जो शुरू से चलते आ रहा है उसके अनुसार ही वैसा ही करना, मतलब धर्म में किसी प्रकार का बदलाव न करना, हीनयान। और जब समय के हिसाब से बदलाव करेगा तो महायान। और महायान कनिष्क जो था को किसको मानने वाला था, महायान। किसको मानने वाला था, महायान। अब महायान आगे चल के फिर दो भाग में बट गया, जैसी करनी वैसी भरनी। जब तुम हीनयान जैसा चल रहा था, हमें टेढ़ाई किया था, तू महायान बना, तो तोरा छोड़ देता हूँ। तो शून्यवाद अब ब्रजयान बना। महायान कई भाग में बट गया, दुनिया में कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया का कोई भी चीज श्रेष्ठ है, ये शून्यवाद वाला कहता है। शून्यवाद कहता है दुनिया में कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है, तू श्रेष्ठ न होते, ज्यादा काबिल न बनिए, तोरो से जानकारी यहाँ पैदा ले ले। अब ब्रजयान जो था बौद्ध धर्म के विनाश में सबसे ज्यादा एकरे हाथ था। वो पूछता ठीक है कि जो बौद्ध धर्म का विनाश हुआ केकरा कारण हुआ, ब्रजयान। ब्रजयान कौन था, बौद्ध धर्म का शाखा था। ये कथी कर दिया, विनाश कल्ला। एकरा समय में खूब वेश्यावृत्ति होलो, खूब जो है यहाँ पे कर्म कांड का इग्नोर हुआ, मर गए पीको लट जब खूब दारू शराब एकदम नशा जुआ वेश्यावृत्ति कर्म कांड को इग्नोर सब कुछ शुरू हो गया। और जहां पे वेश्यावृत्ति आ जाएगी, औरतों का इज्जत नहीं होगा, और जहां पे शराब का लत लगेगा, जहां पे जुआबाजी होगा, क्या वहां का नागरिक कैसा होगा। और जब खराब होगा तब धर्म चलेगा आपका। जोन घर में शराबी पैदा ले ले, जोन घर में औरतों का इज्जत न हो, बेटी को 12 साल में बियाह कर दे, 16 साल में 20 साल में, वो घर कहियो उजियत हो, रोरिया आ जातो, टेंगरा हो जातो, टेंगरी सातो ओकरा घर में ना। तो बौद्ध धर्म के पतन के लिए सबसे ज्यादा जो किसका ब्रज, कुछ तो ब्रज यानी क्या है तो समझ गए लोग, क्योंकि ए में कथी करते, पीने को वरीयता दे दिया, जो कर्म कांड था उसको इग्नोर किया, वेश्यावृत्ति को बढ़ा दिया, जेकरा जे मन करे ओहे करे ना। खूब शादी ब्याह कल के सब ब्रह्मचर्य चल गए हवा पिए, तो बौद्ध धर्म के पतन हो गया। लेकिन ब्रजयान शाखा के अध्ययन के लिए भागलपुर में एक विश्वविद्यालय था, वहां पे पढ़ाई होता था ब्रजयान का, जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ब्रजयान शाखा के अध्ययन के लिए भागलपुर में था, उसका नाम क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यूजीसी के अंतर्गत आता है। अच्छा बताइए, कोई भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसको करो क्या, पार्टी बना दो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जनवादी मोर्चा, समाजवादी पार्टी। दूसरा अपने में लड़ाई तरह। दूसरा है कि धर्म का निर्माण कर दो, कोई को इस्लाम बना दो, कोई को सिख बना दो, कोई को मुस्लिम बना दो। सबसे ज्यादा भारत के बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ है तो यहाँ का धर्म का, दूसरा है इसका राजनीति का, और तीसरा सबसे बड़ा कमजोरी है लड़का लड़की। लड़की जहां आ गई पूरा गांव सूत रहता है। मेला भी आवे वाला है, देखिए मेला में देखिए एगो तनका सोच धज के आगे लड़की, सब लड़का ओहे में दीवाना हो, तो की हमला करने में आसानी होगा कि ना होगा, मारल जाओगे। तो चीन वाला अच्छा से जानता है, चीन में बाबू एक्के पार्टी, ठीक है, एक्के पार्टी का बढ़िया था, धर्म एक्के गो, और वहाँ लड़का लड़की, वहाँ किसका महत्व है, काम का। लड़का रहे चाहे लड़की, लड़का लड़की कोई फर्क है, दोनों एकदम कराटा मास्टर, मार कैसन मार तो जे कह के हो रहबे। वहाँ कोई लड़का लड़की का चक्कर है, सब एक है। लेकिन अपने यहाँ चीनी जनै छै
कि यहाँ के लड़का से लड़की चाहिए तो वो सब बड़ा प्यार से कस्टमर केयर पर तो हेलो बड़ा प्यार से बोलते ना, आई लाइक यू, बड़ा पसंद हम आपको करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लीजिए। लड़का तो बाप रे हमरा कह दिल आई लाइक यू, दे पूरा खरीद लो, पूरा खरीद ले लो ना। तो ये समझता है, कौन समझता है? चीन वाला समझता है कि यहाँ सबसे बड़ा जो है, क्योंकि यहाँ के जो युवा है, यहाँ का युवा सबसे ज्यादा परेशान कौन चीज से? लड़की से परेशान। यहाँ के 90% लड़का जो है से क्यों बर्बाद हो रहा है? तो लड़की के लिए। पढ़े की उम्र में प्रेम करेगा, प्रेम की उम्र में पढ़ेगा ना। तो ये तो इसलिए दुकानों में रख देता। अब आदमियों से चला दूसरा देश बुलाता है, लड़की सब के रख देता है दुकान में, काउंटर पर उतनी मुलाकात हो जाएगा, लड़का उठ ही जाएगा डेली नहीं। तो यहाँ पे तो चीन इसको समझता है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लड़की होती है बाबू, प्रेम को पहली वरीयता नहीं देता है, सबसे पहला अपनी जरूरत को वरीयता देता है। कोई भी लड़की, दुनिया का कोई भी लड़की है, सबसे पहले किसकी देती है? जरूरत को। वो किसी के सामने इसीलिए हाथ फैलाती है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ क्या है, मजबूरी। बाबू अगर कोई करोड़पति है लड़की तो कोई के दुनिया में लगवाई छे। याद करो दिन चंद्रगुप्त मौर्य के जे कोई कर सेल्यूकस निकेटर के बेटी कहते हमरा भारत के सब लड़का भकलोल नजर आता है, हमरा एको गो एते के निमन लगे, बट सब टेटार सब। सोची जब देखलक में कौन चंद्रगुप्त मौर्य होगा तो देखते रहोगे, समझाइते रहे। सेल्यूकस निकेटर यहाँ के सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? लड़के अपना बेटी को सामने किया, प्यार से ब्याह कर लिया, घर भी बच गया, मरबो न किया, दमादो बना लिया, सब हो गया कहानी। समझ रहे? तो दुनिया भी जानता है कि यहाँ पे किसको क्या करना है। तनका मुस्कुरा देता है, लोग उसी के तरफ दीवाना हो जाते हैं, पता चलता है बर्बादी। तो बौद्ध धर्म का भी बर्बादी बन गया। बौद्ध धर्म के बर्बादी का कारण कौन शाखा बन गया? बौद्ध धर्म कितने शाखों में बटा हुआ था? 2 बार। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? कौन अध्यक्षता किया था? अध्यक्ष कौन था? वसुमित्रा। उपाध्यक्ष कौन था? बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चिन्ह है, जैसे महात्मा बुद्ध जब माँ के घर में थे तो उसका चिन्ह क्या था पता है? हाथी। हाथी। माँ के घर में तो उनको चिन्ह क्या है? हाथी। जब जन्म लिए ना तो उनको कमल, उनका चिन्ह क्या बन गया? और जब युवा अवस्था में आ गए तो सांड, माने सांड लेखा मजबूत। और घर छोड़ दिए तो घोड़ा, घर छोड़ दिए तो घर छोड़ने का टेक्निकल जो नाम है महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ने को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति कौन पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल के नीचे हुआ था। उपदेश दिया था, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म का अर्थ होता है इंसानियत। निर्वाण का चिन्ह है पद। महापरिनिर्वाण, जब मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया? स्तूप। कितने स्तूप का निर्माण किया गया? 8 स्तूप का निर्माण। कितने स्तूप का? बोलो ना बचवा। बौद्ध धर्म में अच्छा हमारा शरीर क्या तत्वों से मिलकर बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा। और बौद्ध ग्रंथ में शरीर का निर्माण जो है कहा कि न 4 तत्व न 5 तत्व न 4 तत्व से बना। एगो गगन को उड़ा दिया, क्या गगन फगन हम नहीं जानते, क्या तत्व से बना है? 4। कोई भी जीवित व्यक्ति यदि जीते जी अगर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है या इच्छाओं को मार देता है तो उसी को कहते हैं निर्वाण। चाहते हो निर्वाण प्राप्त करना? इच्छाओं को मार दो। जितना पैसा कौड़ी है, धन दौलत तो वही में खाओ पियो, तो उसको निर्वाण, यानी अपनी इच्छाओं को मार देना ही क्या कहलाता है? निर्वाण। निर्वाण जो है, निर्वाण जिसको प्राप्त हो गया वो मर जाएगा तो क्या कहेगा? महापरिनिर्वाण। बचुआ, जब आदमी जीते जी सब कुछ इच्छा त्याग दे तो निर्वाण, और जब आदमी मर जाए तो लेकिन कौन आदमी जे निर्वाण है ओकरे महापरिनिर्वाण का होगा, ओकरे स्वर्ग मिलेगा। आ कहलक कि एगो गड़बड़ बात कहलक रहे में ना कि लड़की को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब अच्छा कर्म करेगा तो लड़का में जन्म लेगा ना, तब अच्छा कर्म करेगा तब मोक्ष। अगर लड़का में जन्म लेके
आ लड़का में जन्म लेके आ तुम अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर लड़कीए बन के आएगी, आ फिर अच्छा करेगी तो लड़के बनेगी, फिर खराब करेगी तो लड़कीए बनेगी, लड़का लड़की करत रहेगी। जानवर नंबर कौन बने वो सब बात नहीं कहा है, सर जी जैन धर्म में ये जैन धर्म के बात है। आ जैन धर्म में ये कौन धर्म में था, ये बकलोल वाला बात कह दिल कि एक धर्म चलता कि लड़की के मोक्ष प्राप्ति न होते आ लड़का को होते मार के थुथुराई दिन धो के। चलो तो महापरिनिर्वाण का चिन्ह है स्तूप, क्या है स्तूप। अब थोड़ा सा पूछते हैं आप लोगों से, बौद्ध धर्म में ईश्वर की मानता है कि न है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा दोनों में न, कर्म कांड दोनों में न, पुनर्जन्म पुनर्जन्म कब होगा पुनर्जन्म, जब तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। लड़का लड़की ठीक है, बौद्ध धर्म में कहा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है बचवा, मोक्ष की प्राप्ति। आज जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा जाता है, केवल क्या कहा जाता है, इच्छाओं को त्याग। यही में कहा कि लड़का को तो मोक्ष मिलेगा, लड़की को केवल नहीं मिलेगा, इसके लिए कर्म अच्छा करो तो लड़का में जन्म लेगी, और अच्छा काम करेगी तब तुमको जाके मिलेगा। अच्छा, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बाधा क्या थी आपके मोक्ष में, मोक्ष थोड़ा कला में मिल लो, इच्छा। आज तुमको क्या था जानते हो, जैन धर्म में आत्मा तोरा रोकै छो, होय आत्मा रोकै छो, ठीक है। अब दोनों कौन जाते हो, दोनों राज घराना के आदमी रहे, दोनों कहाँ के आदमी रहो। तो मैं आप लोगों से फिर से बात करूं, अगला क्लास से 22 नंबर क्लास लगेगा, तो इसके लिए आप लोगों को तैयार होके आना है। अभी तक जो पढ़े हैं आपको वैदिक काल पूरा पढ़ के आना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म। ए बचवा क्या पढ़ के आना है, जैन धर्म। तुम लोग अगर पढ़ के न आए तो बर्बादी किसका होगा, तुम लोग का। तो फिर तुम लोग को मोक्ष मिलेगा, मोक्ष नहीं तो महापरिनिर्वाण मिलेगा। तो फिर ऐसी जन्म लेते रहना पढ़, इसका मतलब तुमको फिर जिंदगी भर पढ़ना होगा। मस्ती कहाँ है, फिर पढ़े ला जाए, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ मिल लो। तोहर मोक्ष की प्राप्ति तब तो जब तू पढ़ाई लिखाई क के तू नौकरी उकरी क लेगी। तो तू सब अगर नहीं पढ़ेगी तो तोरा नौकरी ना मिलतो, नौकरी हो तोर मोक्ष, नौकरी तोर कथी हो मोक्ष। आ जब तू नौकरी ले लेवे, परिवार उबार बस गेलो, तब तोरा कथी होतो महापरिनिर्वाण, पोता पोती सब बस गेलो, तब तोरा महापरिनिर्वाण। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ी जैन धर्म बौद्ध धर्म आई कौन, तो तोरा की होतो मोक्ष ना मिलतो, तो फिर जन्म लेवे तो तोरा यही पढ़े क्यों, फिर ना पढ़वे तो यही पढ़े क्यों, पढ़ते रहे को तो कब तक ला तोरा महापरिनिर्वाण न होतो, जब तक ला तुम बाबू। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, आप लोग रिवीजन करिए, और अगले क्लास में आपको बता दूं मगध शुरू होगा। क्या शुरू होगा, मगध शुरू होगा, एक ऐसा जो पूरे भारत में तहलका मचा के रख दिया। 137 वर्षों तक शासन किया था केवल मौर्य वंश। मगध पर सबसे पहला जो राजवंश आया जिसका नाम था बृहद्रथ, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, तो विशेष नहीं, किसी किताब में इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए पहला वंश जो मानते हैं मगध पर, वो मानते हैं हम लोग मौर्य वंश को, हर्यक वंश। किसको मानते हैं, हर्यक वंश को। जय हिंद। जय भारत।